नमस्कार दोस्तों। आज हम हाजिर हैं लेकर वीडियो बैलेंस शीट के ऊपर। जब हम लोन्स पर काम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें कि कस्टमर हमारे पास लिमिट लेने के लिए आता है, सीसी की या ओडी की, और वो अपने फाइनेंशियल्स यानी कि अपनी बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, पीएनएल वगैरह लेकर आता है और हमें उसको देखकर बताना होता है कि हम उसको लिमिट आगे दे सकते हैं या नहीं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। आज हम एक लाइव एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। हम लेकर आए हैं एक प्रोप्राइटरशिप फर्म की बैलेंस शीट मार्च 2020 की। ये फर्म बिल्डिंग मटेरियल का काम करती है, बिल्डिंग मटेरियल की ट्रेडिंग करती है, यानी कि सीमेंट, मोरंग, बालू, गिट्टी, इन सब चीजों की ट्रेडिंग करती है। और ये अपने फाइनेंशियल्स लेकर हमारे पास में आई है और ये हमसे 30 लाख रुपए की सीसी की लिमिट चाहती है। तो आमतौर पर दोस्तों हमारे पास जो बैलेंस शीट आती है वो कुछ इस तरह की होती है जो आपको सामने दिखाई दे रही है। पहले तो मैं ये बता दूं कि बैलेंस शीट फाइनेंशियल्स का एक पार्ट है। इसको केवल बैलेंस शीट कहना गलत होगा। इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। उसके अंदर क्या क्या होता है? उसके अंदर होता है आईटीआर यानी इनकम टैक्स का रिटर्न। अगर हम प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करें तो उसमें प्रोप्राइटर का इनकम टैक्स का रिटर्न होगा। उसके बाद उसमें बैलेंस शीट होगी। बैलेंस शीट के बाद उसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होगा। उसके बाद उसके एनेक्जर्स होंगे या शेड्यूल्स होंगे जो कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में जो जो चीजें दी गई होती हैं, जो जो कंपोनेंट्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के अंदर, उन कंपोनेंट्स की डिटेल यानी कि उनके शेड्यूल्स, उनके एनेक्जर्स उन फाइनेंशियल्स का पार्ट होते हैं। उसके बाद उसमें एक डेप्रिसिएशन का चार्ट होता है। इसके अलावा इसमें और भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे इसके साथ एक ऑडिट रिपोर्ट आनी चाहिए आपके पास में। अगर वो फर्म ऑडिट में आती है, कोई भी फर्म ऑडिट में कब आती है, उस ये उस बात पर डिपेंड करता है उसकी सेल्स कितनी है, उसका प्रॉफिट कितना है, कितना वो प्रॉफिट शो कर रहा है। इन चीजों से ये डिसाइड होता है कि वो फर्म ऑडिट में आएगी या नहीं। इस पर हम एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे कि कौन सी फर्म ऑडिट्स में आती है, कौन सी फर्म्स ऑडिट में नहीं आती हैं। तो ऑडिट रिपोर्ट आपके साथ में आएगी। तो इस तरह की सारी चीजें मिलकर बनते हैं फाइनेंशियल्स। तो हमें उन फाइनेंशियल स्टडी करना होता है। उसमें कुछ रेशियोज डिराइव करने होते हैं, कुछ रेशियोज निकालने होते हैं, मार्जिन चेक करना पड़ता है, उसकी ग्रुपिंग करनी होती है बैलेंस शीट के अलग अलग कंपोनेंट्स की। और तभी हम कस्टमर को ठीक से बता सकते हैं और जल्दी बता सकते हैं कि हम उसको लिमिट देने की स्थिति में होंगे या नहीं। तो आज हम एक लाइव एग्जाम्पल के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर एक बैलेंस शीट है, एक जो जिस फर्म का नाम है MNP एंटरप्राइजेस। ये एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे प्रोप्राइटर लिखा हुआ है और ये एक ऑडिटेड फाइनेंशियल्स का पार्ट है। यहाँ पर हम जो लेकर आए आपके सामने वो केवल बैलेंस शीट, P&L, उसके एनेक्जर्स और एक डेप्रिसिएशन चार्ट, केवल हम इस पर बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि बैलेंस शीट में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें देखनी होती है, जिस पर हमें ध्यान देना होता है। सबसे पहले हमें उसकी ग्रुपिंग करनी होती है कि कौन सा जो कंपोनेंट है वो कहाँ जाएगा, वो ग्रुपिंग क्या होती है, वो ग्रुपिंग कैसे करनी होती है, उसमें किस बातों का ध्यान रखना है। इन सब चीजों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें मैं ये बता दूं कि जरूरी नहीं है कि जो फाइनेंशियल्स आपके सामने आए वो देखने में इसी तरह के हों। उसका फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपके पास जो फाइनेंशियल्स आएंगे वो कुछ इसी तरह के होंगे, जो कि इसको हम ऐसा सामने देख सकते हैं। इसमें बैलेंस शीट होगी, P&L होगा, शेड्यूल्स होंगे और डेप्रिसिएशन का चार्ट होगा। अब ये भी जरूरी नहीं है कि जो जो कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, क्रेडिटर्स, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, ऑडिट फी पेबल, जरूरी नहीं है कि केवल यही कंपोनेंट्स हो, या ये भी जरूरी नहीं है कि ये सारे ही कंपोनेंट्स हो। इसके अलावा भी कुछ कंपोनेंट्स लायबिलिटी साइड में आपको दिखाई दे सकते हैं, या इनमें से कुछ कम कंपोनेंट्स भी लायबिलिटी साइड में दिखाई दे सकते हैं। ऐसे एसेट साइड में भी जरूरी नहीं है कि यही सारे कंपोनेंट्स, इससे कम या ज्यादा कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। खास बात क्या होती है बैलेंस शीट की कि बैलेंस शीट में दो साइड्स होती हैं, एक होती है लायबिलिटी साइड, एक होती है एसेट साइड, और दोनों का टैली होना जरूरी है। कंपोनेंट्स जरूरी नहीं है कि यही हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको एक एक कंपोनेंट पर हम विस्तार से डिस्कशन करेंगे, विस्तार से हम देखेंगे कि क्या कंपोनेंट कैसा होता है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी ग्रुपिंग हमें कैसे करनी है। हम चलते हैं यहाँ उसी बैलेंस शीट अभी हम वर्ड फॉर्म में देख रहे थे, ये उसका PDF फॉर्म है। हम इस पर बात करेंगे कि कैसे इसको स्टडी करना है। तो इसे हम पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये इस तरह से। तो ये हमारे पास ये बैलेंस शीट है। चलिए अब सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या क्या होता है। बैलेंस शीट की दो साइड्स होती है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। एक होती है लायबिलिटी साइड और एक होती है एसेट साइड। ये है हमारी लायबिलिटी साइड और ये है हमारी एसेट साइड। तो लायबिलिटी साइड क्या होती है? लायबिलिटी साइड का मतलब होता है कि बैलेंस शीट के अंदर या उस फर्म के अंदर, उस बिजनेस के अंदर जो पैसा आ रहा है वो कहां कहां से आ रहा है, वो हमको दिखाई देता है लायबिलिटी साइड में, जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है लायबिलिटी साइड में। इसके बाद
असेट साइड में क्या होता है कि जो जो पैसा फर्म के पास आया वो उस फर्म ने कहां कहां इस्तेमाल किया वो आपको दिखाई देता है एसेट साइड में, ये इस तरह से। अब ये जो बैलेंस शीट आपके सामने है, इसमें जो पैसा आया टोटल वो आया 1,78,14,024 रुपए। इसको शॉर्ट में देख सकते हैं, इसको हम 1,78,00,000 कह सकते हैं लगभग। और वही एसेट साइड में वो पैसा कहां कहां लगा वो आपको यहां पे दिखाई देता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके एक एक कंपोनेंट की। सबसे पहले बात करते हैं लायबिलिटी साइड में, सबसे ऊपर आ जाता है कैपिटल। क्योंकि हम प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात कर रहे हैं तो यहां पर सबसे ऊपर आ रहा है प्रोप्राइटर्स कैपिटल, यानी कि इस फर्म का जो मालिक है। प्रोप्राइटर कौन होता है? फर्म का जो मालिक होता है, जो इस बिजनेस को स्टार्ट करता है, इस फर्म को स्टार्ट करता है, तो वो होता है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर्स कैपिटल, यहाँ पे प्रोप्राइटर कैपिटल आपको दिखाई दे रहा है लगभग 41,03,000 रुपए, यानी 41,03,875 रुपीज। तो ये इस फर्म का जो मालिक है उसने अपना कितना पैसा इसके अंदर लगा रखा है वो होता है कैपिटल, जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन जो कि यहां दिखाई दे रहा है आपको 1,06,91,702 रुपए। सिक्योर्ड लोन क्या होते हैं? यानी कि इस फर्म में कुछ बैंक से, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या कुछ एनबीएफसी से अलग तरह के लोन ले रखे होंगे, जिनका की जो टोटल है 31 मार्च 2020 में जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो है ये अमाउंट। ये जो ब्रैकेट में आप यहां देख रहे हैं अल्फाबेट्स लिखे हुए, जैसे प्रोप्राइटर्स कैपिटल के साथ लिखा हुआ है ए, सिक्योर्ड लोन के साथ लिखा हुआ है बी, ऐसे आगे भी सभी कंपोनेंट्स के साथ में ये ब्रैकेट के अंदर एक अल्फाबेट लिखा हुआ है। ये अल्फाबेट ये दर्शाता है कि अगर आपको इस कंपोनेंट की डिटेल देखनी है, जैसे आपको सिक्योर्ड लोन की डिटेल देखनी है कि सिक्योर्ड लोन कहां कहां से आया है, किस किस बैंक से आया है, तो आप इस बी शेड्यूल के अंदर जा सकते हैं। इन्हीं फाइनेंशियल्स के अंदर आपको ये शेड्यूल बी दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये है शेड्यूल नंबर बी। तो ये जो टोटल अमाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा था आपको 1,06,91,702 रुपए, इसका शेड्यूल यहाँ यानी कि इसका ब्रेकअप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि किस किस चीज का लोन है और कितना कितना अमाउंट खड़ा हुआ है। तो ऐसे ही ऊपर जो कैपिटल था, कैपिटल का जो शेड्यूल है वो आपको यहां दिखाई दे रहा है। यहां पर क्या क्या है? प्रोप्राइटर्स कैपिटल में सबसे पहले होता है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है कि जब ये साल शुरू हुआ, साल 19-20 जब शुरू हुआ, तो प्रोप्राइटर के पास कितना कैपिटल था, यानी फर्म के अंदर कितना कैपिटल प्रोप्राइटर का लगा हुआ था, वो ये अमाउंट है सबसे ऊपर। इसके बाद है ऐड, यानी कि प्रोप्राइटर इस पिछले साल के दौरान कितना और कैपिटल इसमें डाला है प्रोप्राइटर ने, यानी कि फर्म के मालिक ने। तो ये 27 लाख रुपए जो दिख रहे हैं आपको, ये प्रोप्राइटर ने और पैसा इस फर्म के अंदर डाला है पिछले साल के अंदर। अब ये है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि पिछले साल में प्रोप्राइटर ने यानी इस बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया वो आपको यहां दिखाई दे रहा है 12,81,975 रुपए, 12,81,975 रुपीज। जब इनका टोटल किया जाता है तो ये बन जाता है 61,71,923 रुपए। अब इसमें क्या हुआ, इसमें से कुछ पैसा प्रोप्राइटर अपने इस्तेमाल के लिए निकाल भी सकता है साल के दौरान, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स यानी कि क्या पैसा इस कैपिटल में से निकाला गया या इस फर्म में से विड्रॉ किया गया साल के दौरान, तो वो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे 20,68,048 रुपए। तो जब ये घटा दिया जाता है इसमें से तो ये बन जाती है आपकी नेट क्लोजिंग कैपिटल, यानी कि 41,03,875 रुपए, 41,03,875 रुपीज। और यही फिगर उठ के यहां पर चली जाती है कैपिटल में, ये देखिए इस तरह से। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। हम बात कर रहे थे सिक्योर्ड लोन की, सिक्योर्ड लोन के ब्रेकअप की। तो सिक्योर्ड लोन का जो ब्रेकअप है वो आपको यहां दिखाई दे रहा है। अब इससे एक चीज आपको यहां पर क्लियर नहीं हो रही है कि ये जो लोन्स हैं वो किस बैंक से हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आपके पास कोई फर्म लोन लेने के लिए आती है, बैलेंस शीट अपनी लेकर आती है, फाइनेंशियल्स लेकर आती है, तो कोशिश ये कीजिए कि आप उसके बारे में सारी चीजें जान पाएं। मतलब ये हुआ, आप जैसे यहाँ पे सिक्योर्ड लोन से ये तो दिखाई दे रहा है आपको कि कौन सा लोन कितने अमाउंट का है। जैसे ये ट्रक लोन है, उसमें कितना पैसा खड़ा हुआ है 31 मार्च में, ये दूसरा ट्रक लोन है, ये तीसरा है और चौथा है। फिर ये व्हीकल लोन्स 3 दिखाई दे रहे हैं और ये बिजनेस लोन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको सबका आउटस्टैंडिंग तो दिख रहा है 31 मार्च का, लेकिन आपको यहां से ये पता नहीं चल पा रहा कि कौन सा लोन किस बैंक का है। तो अब आपने क्या करना है, ऐसी स्थिति में आप हमेशा 2 चीजें जानने की कोशिश कीजिए। पहली तो ये कि ये जो हर एक लोन है कौन से बैंक से है। उसके लिए आप कस्टमर से जो आपके पास आया है उससे आप ये कहें कि सभी बैंक्स का सैंक्शन लेटर और स्टेटमेंट वो आपके पास लेकर आए। दूसरी बात, आपको ये पता होना भी जरूरी है कि इन सभी लोन्स की इंस्टॉलमेंट कितनी कितनी है या ईएमआई कितनी कितनी है। उसकी जरूरत हमको पड़ती है जब आप करंट रेशियो आगे कैलकुलेट करेंगे।
तो इसलिए आप इसका रिपेमेंट शेड्यूल भी कस्टमर से मांग सकते हैं, या रिपेमेंट शेड्यूल अगर नहीं मिलता है आपको तो आप कस्टमर से स्टेटमेंट मांगिए, जिसमें आपको दिखाई दे जाएगा कि हर एक लोन की जो इंस्टॉलमेंट है मंथली वो कितनी कितनी जा रही है। क्योंकि आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि अगले 1 साल के अंदर अंदर कितना पैसा कस्टमर लोन्स की ईएमआई के रूप में दे देगा, इसलिए इनका पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट के यहां पर दिखाई दे रहे हैं तीसरे कंपोनेंट में लायबिलिटी साइड के, वो है अनसिक्योर्ड लोन, जो कि यहां आपको दिखाई दे रहा है 6.5 लाख रुपए। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? ऊपर हमने बात करी थी सिक्योर्ड लोन की। सिक्योर्ड लोन वो होता है जो कि आमतौर पे जो फर्म है या जो कस्टमर है वो बैंकों से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या एनबीएफसी से लेता है। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? अनसिक्योर्ड लोन वो होते हैं जो कि कोई भी फर्म या फर्म का जो प्रोप्राइटर है, फर्म का जो मालिक है, वो अपने सगे संबंधियों से या दोस्तों से बिजनेस के लिए ले लेता है। उसको बिजनेस में फंड्स की जरूरत पड़ी, उसके पास अपना कैपिटल जो है यहाँ पे लगा हुआ, वो उसे लगा कि कम पड़ रहा है, मुझे पैसे की और जरूरत है, और उसे तुरंत पैसा चाहिए, तो उसने क्या किया? अपने घर वालों से, अपने माता पिता से, अपनी पत्नी से या अपने पति से या दोस्तों से ये पैसा लिया, जिसको कहा जाता है अनसिक्योर्ड लोन। अब इसमें 2-3 बातें बहुत खास हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं एनालिसिस के टाइम पे, यानी बैलेंस शीट में फिगर्स की ग्रुपिंग के टाइम पे। वो क्या है? सबसे पहले तो ये कि हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है कि ये जो अनसिक्योर्ड लोन लिया गया है ये कितने पीरियड के लिए लिया गया है। यानी कि अगर तो कस्टमर आपको ये लिख के देने को तैयार है कि ये जो पैसा लिया गया है ये लंबे समय तक, लंबे समय का मतलब है जब तक बैंक का लोन चलेगा तब तक ये पैसा बिजनेस के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, तो आप इस पैसे को कैपिटल का पार्ट मान सकते हैं। और उस समय इस अनसिक्योर्ड लोन को बोला जाता है क्वासी कैपिटल। क्वासी की स्पेलिंग होती है QUASI, क्वासी कैपिटल। तो जब हम रेशियोज कैलकुलेट करते हैं तो इस अनसिक्योर्ड लोन को हम कैपिटल का पार्ट मान सकते हैं क्वासी कैपिटल बोलकर, और फिर हम इसके रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कस्टमर ये लिख के देने को तैयार नहीं है, या कस्टमर ये कहता है कि ये जो पैसा है जी ये तो मैं अगले 1 साल के अंदर ही वापस कर दूंगा, तब आपने इसको कैपिटल का पार्ट नहीं मानना है। उस केस में अगर वो कस्टमर ये कहता है कि मुझे 1 साल के अंदर अंदर वापस कर देना है, उस केस में ये जो पैसा है ये बन जाएगा करंट लायबिलिटी बिजनेस के लिए। और अगर ये पैसा 1 साल के बाद वापस करना है, लेकिन वापस करना है बिजनेस के अंदर लंबे समय तक नहीं रहने वाला, या बैंक का लोन जब तक चलेगा तब तक ये पैसा नहीं रहने वाला, तो उस केस में आप इसे मानेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, इसमें एक बात और, आपको इसमें भी ये चीज देखना जरूरी है कि इसके शेड्यूल से कि ये पैसा कहां कहां से आया है कस्टमर के पास। ये जो शेड्यूल सी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, आप सीधा इसके अंदर जा सकते हैं। ये देखिए, ये है शेड्यूल नंबर सी जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको इसका ब्रेकअप दिखाई देगा कि ये जो 6.5 लाख रुपए है, 6,50,000 रुपीज है, ये कहां कहां से बिजनेस के पास आया है। तो इसमें आपको 3 कॉम्पोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं कि राम कुमार से 50,000 रुपए, कमल सिंह के से आए हैं 2 लाख रुपए, और नीरज कुमार से आए हैं 4 लाख रुपए। तो ये आप कस्टमर से पूछ सकते हैं कि ये कौन लोग हैं जिनसे कि इसने पैसा लिया है। ये इसके सगे संबंधी हो सकते हैं, घर वाले हो सकते हैं, इसके दोस्त, रिश्तेदार, मित्र, कोई भी हो सकते हैं जिनसे कि ये पैसा अनसिक्योर्ड लोन के रूप में लिया जा सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले कंपोनेंट की बात करेंगे जो कि है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जब भी कोई आदमी बिजनेस करता है और जब वो माल खरीदता है, यानी कि स्टॉक खरीदता है, जिस चीज की वो ट्रेडिंग कर रहा है, जैसे कि हमने यहां बताया कि जो फर्म है एमएनपी एंटरप्राइजेस, ये बिल्डिंग मटेरियल का काम करती है, बिल्डिंग मटेरियल की ट्रेडिंग करती है, जिसमें कि आपकी सीमेंट, मोरंग, बालू, गिट्टी, ईटा, कुछ भी हो सकता है। तो ये सीधी सी बात है कि ये जो सारा सामान है ये कुछ सप्लायर से खरीदता होगा, मार्केट में कुछ सप्लायर्स होंगे, होलसेलर्स होंगे, जिनसे कि ये सारा सामान वो खरीदता होगा। तो जिनसे भी एंटरप्राइजेस अपना ये सामान खरीदता है, अपना स्टॉक खरीदता है, उनको बोला जाता है सप्लायर्स। अब ये सप्लायर्स, हो सकता है कुछ सप्लायर से इसको ये माल उधार मिल जाता हो, जो कि 7 दिन में, 10 दिन में, महीने में, 2 महीने में इससे पैसा ले लेते हो, और तब तक के लिए इसको उधार ये माल मिल जाता हो। तो जब कोई भी फर्म मार्केट से उधार पर माल उठाती है, जिसमें कि उसे पैसा बाद में देना होता है, तो उन्हीं सप्लायर्स को कहा जाता है क्रेडिटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री मतलब अलग अलग तरह के क्रेडिटर्स हो सकते हैं, अलग अलग क्रेडिटर्स हो सकते हैं। इसी के लिए एक दूसरा शब्द भी कहा जाता है बैलेंस शीट में अक्सर, वो होता है ट्रेड पेबल्स, TRADE, ट्रेड और पेबल्स। तो किसी बैलेंस शीट में आपको दिखाई देगा
सन्ड्री क्रेडिटर्स या केवल क्रेडिटर्स भी दिखाई दे सकता है, और किसी बैलेंस शीट में आपको इसी का नाम दिखाई देगा, ट्रेड पेबल्स। अलग अलग जो ऑडिटर्स हैं, अलग अलग जो सीएज हैं, वो अलग शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें बस ये पता होना जरूरी है कि किस शब्द का क्या अर्थ है और क्या उसकी रेलेवेंस है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, हमें उसकी ग्रुपिंग कहां पर करनी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस सन्ड्री क्रेडिटर्स में भी देखिए, यहां पर आपको शेड्यूल नंबर दिखाई दे रहा है डी। सन्ड्री क्रेडिटर्स यहां पे दिखाई दे रहे हैं आपको 11,46,328 रुपए, 11,46,328 रुपीज। तो इसके भी शेड्यूल में जाकर आप देखिए कि ये सन्ड्री क्रेडिटर्स एक्चुअली हैं कौन कौन से। ये देखिए, ये है शेड्यूल नंबर डी, सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहां पर आपको 3 पार्टीज के नाम दिखाई दे रहे हैं। एक है राजहंस स्टोन क्रशर, एक है आपका विशेष स्टोन क्रशर, और एक है शफीक स्टोन क्रशर। और तीनों के यहां पे आपको अमाउंट भी दिखाई दे रहे हैं कि किसका कितना उधार 31 मार्च 2020 में खड़ा हुआ था। इसको देखने की क्या इंपॉर्टेंस है, यहां से आप देखकर ये कोशिश कीजिए जानने की कि क्या ये जो सप्लायर्स हैं ये वही हैं जो कि इस माल को बेचते हैं, जो माल आपका जो बोरोअर है या आपकी जो पार्टी है मैनेजमेंट एंटरप्राइजेस जिसका ये काम कर रही है। ऐसा ना हो यहां पर आपको दिखाई दे जाए कोई जेम्स एंड ज्वेलरी वाले का नाम यहां पर लिखा आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर आ जाता है लिखा हुआ प्राशा ज्वेलर्स, तो यहां पर आपको नाम से ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो मैनेजमेंट एंटरप्राइजेस काम तो करती है बिल्डिंग मटेरियल का, तो इसके क्रेडिटर में प्राशा ज्वेलर्स का नाम कहां से आ रहा है। तो आप कस्टमर से सीधे सीधे पूछ सकते हैं कि भाई आपका जब काम है बिल्डिंग मटेरियल का, तो आपने प्राशा ज्वेलर्स से क्या खरीदा और ये आपके क्रेडिटर्स में क्यों आ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास इंक्वायरी करने का पूरा राइट है। आप कस्टमर से हमेशा ये जान सकते हैं, ये पूछ सकते हैं जहां पर भी आपको डाउट होता है कि किसी भी कंपोनेंट में कि वो पार्टीज का नाम में अगर आपको डाउट है, उसके काम में डाउट है, तो आप कस्टमर से इंक्वायरी कीजिए कि ये कहां से आ रहा है और क्यों आ रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट की तरफ। यहां पर आपको अगला कंपोनेंट दिखाई दे रहा है एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स का क्या मतलब होता है कि हो सकता है कि एमएनपी एंटरप्राइजेस के पास कुछ खरीदारों ने पहले से एडवांस देकर रखा हो। किसी ने ईटा खरीदना है, सीमेंट खरीदना है, और उन्होंने पैसा तो एमएनपी एंटरप्राइजेस को दे दिया है, लेकिन अभी इससे माल उठाया नहीं है। 31 मार्च 2020 की डेट में 11,97,119 रुपए यानी 11,97,119 रुपीज एमएनपी एंटरप्राइजेस के पास अलग अलग कस्टमर से एडवांस आया हुआ है। अब यहां पर भी आप इसका ब्रेकअप देख सकते हैं शेड्यूल नंबर ई में जाके। ये आपका शेड्यूल नंबर ई आपको यहां दिखाई दे रहा है। ये देखिए कि किस किस कस्टमर से इसके पास एडवांस आया था। जैसे यहां पर आपको 4 पार्टीज के नाम दिखाई दे रहे हैं। यह है गणपति एंड कंपनी, मधुर कंस्ट्रक्शन, स्टार इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स, मानिक टाइल पाइप एंड एश ब्रिक्स, और चारों का अमाउंट आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। ये जो टोटल है 11,97,119 रुपए, यही टोटल आपको यहां बैलेंस शीट में एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स की फिगर में दिखाई दे रहा है। ये 11,97,119 रुपए। हमेशा दोस्तों ये बात ध्यान रखिए कि हर एक कंपोनेंट को कोशिश कीजिए जहां पर की फिगर बड़ी आ रही है और जिसमें कि कई सारे उसके सब कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जैसे जब हम एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स की बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सारा का सारा जो पैसा है एडवांस वो एक ही पार्टी से आया हो। यहां पर क्योंकि कस्टमर लिखा गया है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स भी लिखा जा सकता है यहां पर, तो आप हमेशा ही जानने की कोशिश कीजिए कि किस किस पार्टी से पैसा आया है या किस किस पार्टी को पैसा गया है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो कंपोनेंट है वो है ऑडिट फी पेबल का। ऑडिट फी पेबल क्या हुई? हो सकता है जो 31 मार्च 2020 को ये बैलेंस शीट बनाई गई, उस समय एक ऑडिट की फीस का पेमेंट करना था फर्म ने, जो कि नहीं किया गया है 31 मार्च 20 में, तो वो आ जाता है आपका यहां पर, वो बन जाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसके कई नाम हो सकते हैं। इसको आप किसी बैलेंस शीट में इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से लिखा हुआ होगा, यानी कि वो खर्चे जो कि 31 मार्च 2020 तक हो तो गए हैं पर उनका पैसा अभी गया नहीं है, इसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसा यहां पर है आपका ऑडिट फी पेबल, इसके अलावा यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो सकता है, टेलीफोन बिल भी हो सकता है, कोई आउटस्टैंडिंग वेजेस भी हो सकते हैं, इसके अलावा
आउटस्टैंडिंग सैलरी भी हो सकती है स्टाफ की। इस तरह से कोई भी खर्चे जो कि 31 मार्च 20,000 तक देने तो थे फर्म ने पर दिए नहीं है, खड़े हैं अभी, तो वो हमारे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में दिखाई देते हैं। ऐसे ही कुछ प्रोविजंस भी यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। प्रोविजंस भी इसी तरह का होता है कि जिसका कि पैसा 31 मार्च 20 तक चला तो जाना चाहिए था पर गया नहीं है, तो वो यहाँ पर आपको एज प्रोविजंस भी दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर एक और कॉम्पोनेंट आपको दिखाई दे सकता है प्रोविजंस का। तो इस तरह से ये लायबिलिटी साइड का के सारे कॉम्पोनेंट्स पर हमने चर्चा कर ली है। अब हम बात करेंगे इनकी ग्रुपिंग की, कि इनकी ग्रुपिंग कैसे होती है और ग्रुपिंग का मतलब क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जरूरी नहीं है कि कस्टमर जिस तरह से बैलेंस शीट आपको दे रहा है, फाइनेंशियल्स आपको दे रहा है, आपको एज इट इज उसको मानना है। आप उसको अपने एनालिसिस के हिसाब से आपने उसको अलग अलग ग्रुपिंग आप कर सकते हैं कि कौन से कंपोनेंट को आप कहां रखेंगे। अब इसमें दो एक बातों का जान लेना बहुत जरूरी है कि लायबिलिटी साइड में मुख्यतः दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म सोर्सेज और एक होता है शॉर्ट टर्म सोर्सेज। जैसा हमने शुरू में बात की कि बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड है वो हमें क्या बताती है, वो बताती है सोर्सेज ऑफ फंड्स। सोर्सेज ऑफ फंड्स का मतलब कि बिजनेस के पास जो पैसा आया वो कहां कहां से आया, ठीक है, तो इनको कहा जाता है सोर्सेज ऑफ फंड्स। अब सोर्सेज दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं लॉन्ग टर्म और एक होते हैं शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म सोर्सेज का मतलब है जो कि लंबे समय के लिए बिजनेस के पास आए हैं और बिजनेस में के अंदर लंबे समय तक रहेंगे, ये उनको तो कहा जाता है लॉन्ग टर्म सोर्सेज। और जो पैसा शॉर्ट टर्म के लिए आया है बहुत जल्दी ही बिजनेस को वापस करना पड़ेगा। जल्दी का मतलब यहां पर है कि एक साल के अंदर अंदर बिजनेस को वो पैसा वापस करना पड़ेगा, वो होते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज। अब आपने ग्रुपिंग कैसे करनी है, इसमें से ये जो लायबिलिटी साइड में आपको जितने भी कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं इसमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज क्या क्या है और शॉर्ट टर्म सोर्सेज क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल बिजनेस के मालिक का पैसा है, तो सीधी सी बात है कि बिजनेस जब तक चलेगा वो प्रोप्राइटर अपने पैसे को इसमें लगा के रखेगा, क्योंकि बिजनेस को चलाते रहना जरूरी है, उसमें प्रोप्राइटर का अपना पैसा होना जरूरी है। तो प्रोप्राइटर का जो कैपिटल है वो बनता है लॉन्ग टर्म सोर्स। इसके बाद आ जाता है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन यानी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या एनबीएफसी से जो कस्टमर ने लोन ले रखे हैं, जो कि हमने ब्रेकअप यहां पर देखा था, वो ट्रक लोन, व्हीकल लोन, बिजनेस लोन्स थे। अब सिक्योर्ड लोन के अंदर आपने दो बातों का जानना बहुत जरूरी है। पहली चीज तो ये कि ये जो पूरा अमाउंट है 1,06,91,702 रुपए, इसमें से कितना पैसा है जो कि एक साल के अंदर अंदर कस्टमर ने वापस करना है। सीधी सी बात, अगर लोन लिया गया है तो उसकी ईएमआई बनी होगी, इसकी इंस्टॉलमेंट भी बनी होगी मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली, जो कि कस्टमर ने वापस करना होगा। तो इसको हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा इस अमाउंट को। ये जो अमाउंट यहां पर दिखाई दे रहा है इसमें से कितना पैसा है जो कि एक साल के अंदर अंदर कस्टमर ने पे करना है वापस, और कितना पैसा है जो कि एक साल के बाद पे करना है। तो जितना पैसा एक साल के अंदर पे करना है ये तो आएगा शॉर्ट टर्म सोर्स के अंदर, और जितना पैसा एक साल के बाद पे करना है ये आएगा लॉन्ग टर्म सोर्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन की। अनसिक्योर्ड लोन पे जैसा हमने पहले ही चर्चा की कि अगर अनसिक्योर्ड लोन लंबे समय तक बिजनेस के अंदर रहने वाला है, यानी कि एक साल से ज्यादा रहने वाला है, तो हम इसको मानेंगे लॉन्ग टर्म सोर्स। लेकिन अगर कस्टमर ये कहता है कि ये पैसा जी, ये जो 6.5 लाख रुपए है, ये पूरा का पूरा या इसमें से कुछ पार्ट मुझे एक साल के अंदर अंदर वापस करना है, तो जितना पैसा एक साल के अंदर वापस करना है वो चला जाएगा शॉर्ट टर्म सोर्स में, और जितना पैसा एक साल से ज्यादा रहना है वो चला जाएगा लॉन्ग टर्म सोर्स में। इस तरह से हमें हर एक कंपोनेंट की ग्रुपिंग सही से करनी है, क्योंकि इससे बैलेंस शीट की जो रेशियोज हम कैलकुलेट करेंगे, बैलेंस शीट की हेल्थ को कैलकुलेट करेंगे, हम पता करेंगे कि बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग या कितनी वीक है। ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि हम ग्रुपिंग कितनी अच्छी इसकी कर पाते हैं। अब अनसिक्योर्ड लोन में जैसा हम पहले बताया कि इसमें दो बातों का और भी ध्यान रखना है कि अगर कस्टमर ये कहता है कि ये पैसा बिजनेस के अंदर तब तक रहेगा जब तक बिजनेस चलता, या जब तक बैंक का लोन चलता रहेगा, तो फिर हम इसे कैपिटल का पार्ट मान लेते हैं, और इसको बोला जाता है उस केस में क्वासी कैपिटल। और अगर कस्टमर ये कहता है कि नहीं जी, ये पैसा तो एक साल से ज्यादा तो रहेगा, लेकिन जब तक लोन चलेगा तब तक नहीं रहेगा, तो फिर हम इसे
कैपिटल का पार्ट नहीं मानेंगे, हम केवल इसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मानेंगे। इस पर अभी हम और आगे बात करते हैं। अब आ जाता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स वो हैं जिन्होंने कस्टमर को उधार पर माल दिया हुआ है। तो ये पैसा सीधी सी बात है कि महीने, 2 महीने, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए ही इसके पास उधार है और ये इसे फिर वापस करना पड़ेगा। तो ये क्या बनता है? ये बनता है शॉर्ट टर्म सोर्स। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर ने पैसा एमएनपी एंटरप्राइजेस को दिया है और कस्टमर बहुत जल्दी ही इसके अगेंस्ट माल उठा लेगा या जो स्टॉक है वो परचेज कर लेगा, वो ले लेगा। तो फिर ये भी बना शॉर्ट टर्म सोर्स। ये पैसा लंबे समय तक बैलेंस शीट के अंदर नहीं रहेगा। ऑडिट फी पेबल, 31 मार्च 2020 को कुछ खर्चे थे जो कि खर्चे हो तो चुके थे पर पैसा गया नहीं था बिजनेस से बाहर, तो ये बन जाते हैं हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे क्या ऑडिट फी पेबल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वाटर एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस या कुछ प्रोविजंस। तो ये सारे ये बनते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेस, क्योंकि ये भी बहुत छोटे समय के लिए पैसा बिजनेस के अंदर आया है और बिजनेस को 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर वापस करना होगा। तो फिर से जल्दी से देख लेते हैं। प्रोप्राइटर्स कैपिटल बनता है लॉन्ग टर्म सोर्स। सिक्योर्ड लोन में जितना पैसा 1 साल के अंदर देना है वो बनता है शॉर्ट टर्म सोर्स, और जो 1 साल के बाद देना है वो बनता है लॉन्ग टर्म सोर्स। अनसिक्योर्ड लोन अगर 1 साल के अंदर पे करना है तो बनेगा शॉर्ट टर्म सोर्स, और 1 साल के बाद पे करना है तो बनेगा लॉन्ग टर्म सोर्स। लॉन्ग टर्म सोर्स के अंदर भी अगर वो पैसा जब तक लोन चलेगा तब तक रहेगा बिजनेस के अंदर तो ये बन जाता है क्वासी कैपिटल, और नहीं तो ये बनता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये है शॉर्ट टर्म सोर्स, क्योंकि महीने, 2 महीने, 6 महीने के अंदर पैसा वापस करना होगा। एडवांस फ्रॉम कस्टमर शॉर्ट टर्म सोर्स है, क्योंकि जिससे भी एडवांस आया है वो इससे या तो पैसे वापस लेगा कस्टमर से या फिर अब जो भी स्टॉक उसे खरीदना था वो खरीद लेगा। ऑडिट फी पेबल, ये जल्दी ही ये पैसा बिजनेस के बाहर चला जाएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, बिजली का, पानी का, वेजेस हो सकते हैं, सैलरी हो सकती है, तो ये भी बनता है शॉर्ट टर्म सोर्स। तो इस तरह से हमने ये सारी ग्रुपिंग कर ली है। हमें ये पता चल चुका है कि कौन सा पैसा बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, कौन सा पैसा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म सोर्स का ही दूसरा नाम होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और शॉर्ट टर्म सोर्स का ही दूसरा नाम होता है करंट लायबिलिटी। इसको ऐसा समझ सकते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म सोर्सेस और करंट लायबिलिटी आर शॉर्ट टर्म सोर्सेस। ये होती है करंट लायबिलिटीज और ये होती हैं टर्म लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं असेट साइड में। असेट साइड के एक एक कंपोनेंट पर बात करेंगे और फिर उसकी ग्रुपिंग देखेंगे कि उसकी ग्रुपिंग कैसे होती है। सबसे पहले असेट साइड में आपका आ रहा है फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड असेट्स वो चीजें होती हैं जो कि बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है। वो असेट्स होते हैं जिसकी बदौलत बिजनेस रन कर रहा है। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? इसके अंदर हो सकता है लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? ये फिक्स्ड असेट्स क्यों कहलाते हैं? क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड है, बिजनेस के अंदर फिक्स्ड रहने वाले हैं। कस्टमर इनको बेचने नहीं वाला। जब तक बिजनेस चलता रहेगा तब तक लैंड एंड बिल्डिंग की जरूरत उसको है अपना काम करने के लिए। इसके अंदर शॉप भी हो सकती है, इसके अंदर गोडाउन भी हो सकता है। अगर कोई बिजनेसमैन मैन्युफैक्चरिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कुछ बनाता है, तो इसके अंदर मशीनरी भी आ सकती है, क्योंकि मशीनरी कस्टमर ने बेचने के लिए नहीं रखी हुई। मशीनरी से वो अपना माल तैयार करता है, उस माल को बेचता है। तो मशीनरी तो बिजनेस में फिक्स रहने वाली है जब तक कि बिजनेस चलेगा, तो इसलिए ये बनता है फिक्स असेट्स का पार्ट। ऐसे ही कुछ व्हीकल्स हो सकते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियां हो सकती हैं या पर्सनल यूज की गाड़ियां हो सकती हैं, यानी कि कार्स हो सकती हैं। ये सभी फिक्स असेट्स होते हैं। तो इनको फिक्स असेट्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिजनेस में तब तक रहेंगे जब तक कि बिजनेस चलता रहेगा और कस्टमर इनको बेचेगा नहीं। अब यहां पर भी आप ये देख सकते हैं, यहां पर फिक्स असेट्स के साथ शेड्यूल का नंबर दिया गया है, शेड्यूल नंबर F। तो आप शेड्यूल F में जाकर ये देख सकते हैं कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। शेड्यूल F में अब हम चलते हैं। ये है आपका शेड्यूल नंबर F, जिसमें कि आपको इन फिक्स असेट्स के सारे कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं या सब कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि पिछले 1 साल में खरीदा गया और किस किस कंपोनेंट पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। अब जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, इसके अंदर है बिल्डिंग, इसमें कुछ प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्होंने गाड़ियां दिखाई हुई हैं, ट्रक दिखाए हुए हैं,
और फिर फर्नीचर दिखाया हुआ है। फर्नीचर जो कि शॉप के अंदर हो सकता है, गोडाउन के अंदर हो सकता है, वो फर्नीचर कस्टमर ने बेचने के लिए नहीं रखा हुआ, उस फर्नीचर की बदौलत उसकी दुकान चल रही है, वो फर्नीचर दुकान में लगा हुआ है, दुकान के अंदर फिक्स्ड है, तो इसलिए ये सारी चीजें फिक्स्ड एसेट्स कहलाती हैं। अब यहां पर इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहां पे सबसे पहले आपको इस टेबल में दिखाई दे रहा है WDV एज ऑन 1/4/19, यानी कि जब ये पिछला साल स्टार्ट हुआ 19-20, तो इन सभी जो इसके कंपोनेंट्स हैं उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होती है। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब होता है, एक होती है ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू वो होती है जिसमें कि कोई असेट जितने पे खरीदा गया, मान लीजिए क्योंकि गाड़ी है, वो गाड़ी आपने 10 लाख रुपए की खरीदी, तो ये जो 10 लाख रुपए है ये तो हुई इसकी ग्रॉस वैल्यू 10 लाख रुपए। अब जब आप गाड़ी ले आते हैं उसी दिन से उस पर डिप्रिसिएशन लगना शुरू हो जाता है। डिप्रिसिएशन मतलब उस गाड़ी की जो वैल्यू है वो दिन ब दिन गिरनी शुरू हो जाती है। ये जो गिरने की जो प्रक्रिया है इसको बैंकिंग की भाषा में या अकाउंटिंग की भाषा में बोला जाता है डिप्रिसिएशन, यानी कि डिप्रिशिएट हो जाती है वैल्यू, वैल्यू गिरनी शुरू हो जाती है। तो अब एक साल के अंदर मान लीजिए इस गाड़ी का जो डिप्रिसिएशन है वो मान लीजिए कि 15% हर साल इसकी वैल्यू गिर जाती है, यानी कि 10 लाख की जो गाड़ी थी एक साल के बाद रह जाएगी 8.5 लाख रुपए की। तो जितने में गाड़ी खरीदी गई वो कहलाया ग्रॉस ब्लॉक या ग्रॉस वैल्यू, और डिप्रिसिएशन लगने के बाद जो गाड़ी की वैल्यू रह जाती है जो 8.5 लाख रुपए रह गई, इसे बोला जाता है WDV, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू। ग्रॉस ब्लॉक या ग्रॉस वैल्यू में से जब हम डिप्रिसिएशन घटा देते हैं माइनस डिप्रिसिएशन, तो ये हमारा बन जाता है नेट ब्लॉक, और इसी का दूसरा नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू। तो इस तरह से आपको डिप्रिसिएशन चार्ट या फिक्स्ड एसेट्स का जो चार्ट है इसमें आपको ये दोनों ही चीजें दिखाई देंगी। आपको दिखाई देगा कि पिछले साल की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी और फिर इस साल में उसके ऊपर कितना डिप्रिसिएशन लगा। तो इस तरह से यहां पर बिल्डिंग दिखाई दे रही है, बोलेरो कार, मोटर कार, टाटा हेवा की 2 गाड़ियां हैं, टाटा मोटर्स की 2 गाड़ियां, फिर ट्रक है और फिर फर्नीचर है। तो 1/4/19 को इन सभी की वैल्यू ये थी। अब इसमें से देखिए 2 चीजें हैं जिनकी वैल्यू यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रही है। जो टाटा हेवा की दोनों गाड़ियां हैं इसकी वैल्यू यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि 1/4/19 को ये दोनों गाड़ियां बिजनेस के अंदर थी ही नहीं, ये गाड़ियां पिछले साल के दौरान खरीदी गई हैं। ये देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है एडिशन। तो एडिशन के अंदर 2 पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है मोर देन 180 डेज और एक है लेस देन 180 डेज। यानी कि ऐसे कितने एडिशन है जो कि 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, जिसको यानी कि जो कि बिजनेस के अंदर 30 सितंबर 2019 तक आ चुके थे, या ऐसे कितनी चीजें हैं जो कि 30 सितंबर 2019 के बाद और 31 मार्च 2020 के पहले पहले बिजनेस के अंदर आई हैं या नई खरीदी गई हैं। तो ये जो दोनों ही टाटा हेवा की जो असेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये 31 सितंबर 2019 के बाद बिजनेस के अंदर आए हैं। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है सेल्स या डिलीशन का एक कॉलम। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसा फिक्स्ड एसेट्स का चार्ट है जहां पर कि कस्टमर ने कोई एक कंपोनेंट या कोई एक फिक्स्ड एसेट बेच दिया हो या डिलीट कर दिया हो, उसको रिटर्न ऑफ कर दिया हो, उसको खत्म कर दिया हो। तो अगर ऐसा होगा तो उसकी वैल्यू आपको यहाँ सेल्स या डिलीशन के अंदर दिखाई दी जाएगी। यहां पर इस फिक्स्ड एसेट्स के चार्ट में ऐसा कोई भी कंपोनेंट नहीं है। अब आ जाता है बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020, यानी कि 31 मार्च 2020 को जब ये बैलेंस शीट बनी उस समय इसकी ग्रॉस वैल्यू क्या थी, यानी कि जो रिटर्न डाउन वैल्यू थी पिछले साल की, इसके अंदर अगर कोई एडिशन हुआ तो वो एडिशन यहाँ पे ऐड होगा, कोई डिलीशन हुआ या सेल्स हुई तो वो यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा और फिर ये वैल्यू यहाँ पर निकलकर आ जाएगी। तो ये जो बाकी कंपोनेंट्स हैं इनमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो वो वैल्यू एज इट इज लिखी हुई है, और ये जो 2 कंपोनेंट्स से ये बढ़ गए हैं तो वो 2 वैल्यू यहाँ पर आ गई हैं। इसका टोटल जो ग्रॉस ब्लॉक है वो बन गया है इतना 1,23,37,001 रुपए, 1,23,37,001 रुपी। तो ये जो ग्रॉस ब्लॉक है ये ही यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए 1,23,37,001 रुपए। अब इसमें नीचे डेप्रिसिएशन को लेस किया गया है। बैलेंस शीट के अंदर जो फिगर जाती है फिक्स्ड एसेट्स की वो जाती है नेट ब्लॉक। नेट ब्लॉक का मतलब है जैसा मैंने पहले बताया ग्रॉस ब्लॉक, और ग्रॉस ब्लॉक में से डेप्रिसिएशन को हटा दिया जाता है तब बनता है नेट ब्लॉक, और ये नेट ब्लॉक की फिगर हमारे एसेट साइड का पार्ट बनती है, टोटल का पार्ट बनती है। तो अब डेप्रिसिएशन ये जो आपको यहाँ दिख रहा है 14,08,815 रुपए, इसका भी ब्रेकअप आप यहाँ कंपोनेंट वाइज फिक्स्ड एसेट्स के चार्ट में देख सकते हैं।
ये देखिए, ये आपको यहां पर कंपोनेंट वाइज हर एसेट का डेप्रिसिएशन दिखाई दे रहा है कि क्या डेप्रिसिएशन किस कंपोनेंट पे लगा, उस डेप्रिसिएशन का रेट क्या है वो भी आपको यहां दिख रहा है। ये डेप्रिसिएशन का रेट है हर कंपोनेंट के साथ में, तो किस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा वो आप यहां देख सकते हैं रेट के हिसाब से। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया वो आपको यहां दिखाई दे रहा है, और फिर आपको दिखाई दे रहा है रिटर्न ऑन वैल्यू। यही जो रिटर्न ऑन वैल्यू है ये आपकी चली जाती है बैलेंस शीट के अंदर। ये देखिए, ये यहां फिगर आ गई 1,09,28,186 रुपए। तो ये हो गया फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर जो एनालिसिस करना था आपको। अब अगला कंपोनेंट आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? 31 मार्च 2020 को जब ये दुकान बंद की गई, गोदाम बंद किया गया, तो कितना माल कस्टमर के पास था, तो वो फिगर ये है। क्लोजिंग स्टॉक की फिगर ये दर्शाती है कि 31 मार्च 2020 को जब काम बंद किया गया, जब ताला लगाया गया, तो उस समय कितना स्टॉक कस्टमर के पास में था। ये फिगर आपको फाइनेंशियल्स के अंदर एक जगह और दिखाई देगी, और वो है आपका P&L। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, ये देखिए, ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसमें भी आपको राइट साइड में यहाँ क्लोजिंग स्टॉक की फिगर ये दिखाई देती है। ये देखिए, 9,67,345 रुपए, 9,67,345 रुपीज, वो फिगर यहां पर भी लिखी हुई है। चलिए, अगला कंपोनेंट है कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस क्या होता है? यानी कि 31 मार्च 2020 को कस्टमर के पास अपने हाथ में कैश कितना था, और उसके बैंक अकाउंट जो भी है, करंट अकाउंट जो भी है, उसमें टोटल कितना बैलेंस पड़ा हुआ था 31 मार्च 2020 की डेट में। तो इसका भी आप यहां ब्रेकअप देख सकते हैं। ये शेड्यूल नंबर जी में आपको दिखाई देगा। ये है शेड्यूल नंबर जी। ये देखिए, इस आपको दिखाई दे रहा है कि एसबीआई में कितना बैलेंस था, पीएनबी में कितना बैलेंस था, एचडीएफसी में कितना बैलेंस था, और कैश इन हैंड कितना था, यानी कि उसके पास कैश कितना था। तो ये इसका टोटल बन जाता है 14,13,368 रुपए। यही फिगर उठकर यहां पर चली जाती है बैलेंस शीट के अंदर। इसलिए आपको हर एक कंपोनेंट के शेड्यूल में जरूर देखना है कि कोई भी फिगर जो आ रही है उसका ब्रेकअप क्या है, फिगर आ कहां से रही है आखिर। चलिए, अब हम बात करते हैं अगले कंपोनेंट की, जो कि है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स क्या होते हैं? सन्ड्री डेटर्स होता है कि जब कस्टमर कोई काम करता है, जब कोई फर्म काम करती है, तो जो वो माल बेचती है, जरूरी नहीं है कि सारा का सारा माल कैश में बिके या सारा का सारा माल का जो पैसा है उसे तुरंत मिल जाए। उसे उधार पर भी माल बेचना पड़ता है। तो जिसको भी उधार पर माल बेचा जाता है उसे बैंकिंग भाषा में कहा जाता है सन्ड्री डेटर्स, या अकाउंटिंग भाषा में बोला जाता है सन्ड्री डेटर्स। ये कस्टमर्स ही है जिनको कि उधार पर माल बेचा गया है। अब इसी का दूसरा नाम है ट्रेड रिसीवेबल्स। किसी बैलेंस शीट में हो सकता है आपको सन्ड्री डेटर्स की जगह इसका नाम दिखाई दे ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स हो सकते हैं, सन्ड्री डेटर्स हो सकते हैं, या केवल डेटर्स भी लिखा हो सकता है। तो ये सभी वो पार्टीज हैं जिनको कि उधार पर माल बेचा गया और 31 मार्च 2020 में इनके पास से इतना पैसा आना बाकी है। तो इसका भी ब्रेकअप आप शेड्यूल एच में जाकर देख सकते हैं। ये है आपका शेड्यूल नंबर एच। ये देखिए, इसमें 3 पार्टीज आपको दिखाई दे रही हैं, शर्मा बिल्डर्स, कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी और रामा हार्डवेयर। इन तीनों के अमाउंट्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और इसका टोटल यहां दिखाई दे रहा है। यही टोटल उठकर आपका बैलेंस शीट में चला जाता है यहां पर। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अदर करंट एसेट्स की ओर। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, सन्ड्री डेटर्स में एक चीज का ध्यान बहुत रखना है आपको अपने एनालिसिस के दौरान। सन्ड्री डेटर्स में जब आपको फिगर्स दिखाई दें, आप कस्टमर से ये जरूर पूछिए, या कस्टमर से इस बात का ब्रेकअप साथ में जरूर लीजिए कि इसमें से कितने डेटर्स हैं जो कि विद इन 6 मंथ्स के हैं, और कितने डेटर्स ऐसे हैं जो कि मोर देन 6 मंथ्स के हैं। इसकी क्या रेलेवेंस है? बैंकिंग में जब आप रेशियोज निकालते हैं, एनालिसिस करते हैं बैलेंस शीट का, तो 6 महीने के अंदर जो उधार है उसे ही सही या अच्छा उधार माना जाता है। यानी कि अगर कोई उधारी 6 महीने से ज्यादा की हो चुकी है, कोई कस्टमर इससे माल लेकर गया, माल परचेज करके गया, और उसको 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और पैसा वापस नहीं आया है, तो ये डाउटफुल कैटेगरी में चला जाता है। और डाउटफुल कैटेगरी में जाने के बाद में, डाउटफुल कैटेगरी का मतलब है इस पैसे आने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। तो इसलिए जब हम करंट एसेट्स निकालते हैं, तो इसको 6 महीने से ज्यादा वाला जो पैसा है, 6 महीने से ज्यादा की जो उधारी है, उसे हम करंट एसेट का पार्ट नहीं मानते, उसे हम नॉन करंट एसेट का पार्ट मानते हैं। हम करंट एसेट का पार्ट केवल उन डेटर्स को मानेंगे जो कि
6 महीने से कम की है, जिनकी एजिंग या जिनकी कोई एज है वो 6 महीने से अंदर की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अदर करंट एसेट्स की। अदर करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? अदर करंट एसेट्स में यहां पर कस्टमर दिखा रखे हैं आपको 9,69,203 रुपीज, 9,69,000 रुपए 9,69,203 रुपए अदर करंट एसेट्स में दिखाए हुए हैं। अदर करंट एसेट्स कहां से आए, इसके लिए आप इसके शेड्यूल में चलिए। यह है आपका अदर करंट एसेट्स का शेड्यूल, 9,69,203 रुपए। इसके अंदर कस्टमर ने आपको या ऑडिटर ने आपको 4 कंपोनेंट दिखाए हुए हैं। एक है जीएसटी रिफंडेबल, एक है सिक्योरिटी डिपॉजिट, एडवांस टू सप्लायर और एक लोन है नबी स्टोन क्रशर के नाम से। अब यहां पर भी हमें अपना एनालिसिस लगाना है कि वाकई क्या ये जो चारों कंपोनेंट्स हैं ये करंट एसेट ही हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? जीएसटी रिफंडेबल, जीएसटी रिफंडेबल आप कस्टमर से ये पूछिए कि जीएसटी रिफंडेबल है, उसकी एज क्या है, यानी कि हो सकता है ये पैसा काफी समय से फंसा हुआ हो, जीएसटी जो डिपार्टमेंट है वो वहां से पैसा वापस आ ही ना रहा हो, डिस्प्यूटेड हो। अगर ऐसा है तो फिर आप इसको करंट एसेट ना मान के नॉन करंट एसेट मानिए। अगर ये पैसा पिछले साल का ही है और ये पैसा आने की पूरी उम्मीद है तो फिर आप इसे करंट एसेट का ही पार्ट मान सकते हैं। ऐसे ही सिक्योरिटी डिपॉजिट है। सिक्योरिटी डिपॉजिट आमतौर पे क्या होता है, जब कोई कस्टमर काम शुरू करता है, बोरोवर कोई काम शुरू करता है तो उसे बहुत सारे सिक्योरिटी डिपॉजिट देने पड़ते हैं। जैसे बिजली का कनेक्शन लेगा तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट हो सकता है, वाटर डिपार्टमेंट में हो सकता है, किसी मान लीजिए ये सीमेंट बेचता है और सीमेंट का जो बड़ा सप्लायर है उसने कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट लेकर रखा हुआ हो एज सिक्योरिटी अपने पास में, तो वो लॉन्ग टर्म का पैसा है। तो वो ऐसा अगर कोई भी पैसा है तो ये करंट एसेट का पार्ट ना बन के नॉन करंट एसेट का पार्ट बनेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट ज्यादातर नॉन करंट ही होते हैं, इसलिए इसे आप करंट एसेट का पार्ट ना मानिए। एडवांस टू सप्लायर, हो सकता है कि आपका जो पार्टी है उसने किसी को एडवांस दे रखा हो माल के लिए, तो अगर ये पैसा ऐसा है जो कि 6 महीने के अंदर अंदर दिया गया है तो आप इसे करंट एसेट का पार्ट मानिए, नहीं तो ये भी नॉन करंट एसेट का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि फिर ये माना जाएगा कि इसके अगेंस्ट जो माल है जो आना था वो नहीं आ रहा है और आने की संभावना कम है। लोन दिखाई दे रहा है नबी स्टोन क्रशर के नाम से। कस्टमर से आप ये पूछिए कि भाई लोन किस लिए दिया गया। अगर ये लोन लंबे समय के लिए दिया गया है, यानी कि 1 साल से ज्यादा समय के लिए दिया गया है, तो फिर ये करंट एसेट का पार्ट नहीं बनेगा, ये भी नॉन करंट एसेट का पार्ट बनेगा। अब हो सकता है कस्टमर आपको कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब ना दे पाए, कस्टमर आपको कोई डॉक्यूमेंट ऐसा प्रोवाइड ना कर पाए, या आपका सेटिस्फैक्शन ना हो इस बात पे कि जो वो कह रहा है, जिसको वो करंट एसेट मानने के लिए कह रहा है, वो करंट एसेट नहीं बनता, तो आप इसको बेशक नॉन करंट मानिए। जैसे कि ये लोन है, हो सकता है वो इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ना कर पाए या आपको सेटिस्फैक्टरी इस बात का जवाब ना दे पाए कि ये करंट एसेट है, यानी कि ये पैसा बहुत जल्दी वापस आ जाएगा, 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, साल भर के अंदर वापस आ जाएगा। अगर कस्टमर आपको ये प्रूव ना कर पाए तो फिर आप इसको नॉन करंट एसेट ही मानिए, करंट एसेट मत मानिए। इसको देखने का एक और भी तरीका है, आप इसकी पिछले साल की बैलेंस शीट देखिए। ये 2020 की बैलेंस शीट है जिस पर हम काम कर रहे हैं, आप इसकी 2019 की बैलेंस शीट देखिए, 2018 की बैलेंस शीट देखिए, हो सकता है आपको ये फिगर एज इट इज खड़ी मिल जाए वहां पर। तो अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर ने काफी समय से इस पार्टी को पैसा दे रखा है और ये पैसा वापस नहीं आ रहा है या कस्टमर से पैसा वापस नहीं ले रहा है, तो फिर ये करंट नहीं होगा, ये नॉन करंट ही माना जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाएंगे असेट साइड की ग्रुपिंग के ऊपर। असेट साइड की ग्रुपिंग हमें कैसे करनी है। तो असेट साइड में हमने देखा कुछ फिक्स असेट्स थे, क्लोजिंग स्टॉक था, कैश एंड बैंक बैलेंस था, सन्ड्री डेटर्स थे और अदर करंट असेट्स थे। तो इसमें ग्रुपिंग में हमें क्या करना है, इसमें ग्रुपिंग में हमें 2 पार्ट्स बनाने हैं, एक बनाना है करंट असेट का और एक बनाना है नॉन करंट असेट का। करंट असेट में क्या क्या होगा, करंट असेट वो चीजें होती हैं जो पैसा 1 साल के अंदर अंदर कस्टमर के पास आ जाएगा। उसमें क्या क्या चीजें हम लेते हैं, इसमें हम लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक, यहां पर आ जाएगा स्टॉक। अब स्टॉक में भी ध्यान रखिए, हो सकता है कस्टमर के पास कुछ ऐसा स्टॉक हो जो कि ऑब्सोल्यूट हो या अनयूजेबल हो, जो कि बिकने लायक ही ना हो, खराब हो चुका हो, लेकिन उसकी वैल्यू यहां पर आ रही है। जब आप कस्टमर के यहां विजिट करने जाएंगे तो आप इस चीज पर जरूर ध्यान दीजिए कि कहीं उसके पास ऐसा माल तो नहीं पड़ा हुआ जो कि स्टॉक बेकार है, बिकने लायक नहीं है। अगर ऐसा कोई स्टॉक है तो उसकी वैल्यू पता कीजिए कस्टमर से और उसको यहां पर आप करंट असेट में से घटाकर उतनी फिगर को आप नॉन करंट के अंदर ले जाइए। अगर कोई ऑब्सोल्यूट स्टॉक है उसको बोलते हैं ऑब्सोलीट स्टॉक,
या अनयूजेबल स्टॉक, जो कि बिकने की स्थिति में नहीं है, जो कि बिक नहीं सकता, उसे ऑब्सोलीट या अनयूजेबल स्टॉक माना जाता है। तो उसे आप करंट ना मान के नॉन करंट मान सकते हैं। कैश एंड बैंक बैलेंस जो है वो सारा करंट एसेट का पार्ट बनता है। सन्ड्री डेटर्स, जैसा हमने पहली बात की, जो कि उधार ऐसा दिया गया है जो कि 6 महीने के अंदर दिया गया है, उसे तो हम लेंगे करंट एसेट के अंदर। डेटर्स विद इन 6 मंथ्स। लेकिन अगर कोई ऐसे डेटर्स खड़े हुए हैं जिनको 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, उसे हम लेंगे नॉन करंट के अंदर, यानी कि डेटर्स मोर देन 6 मंथ्स जो होंगे वो चले जाएंगे नॉन करंट के अंदर। अदर करंट एसेट, अदर करंट एसेट पे हमने बात करी अभी अभी कि अदर करंट एसेट के अंदर क्या क्या था। इसमें कस्टमर ने आपको दिखा रखा था जीएसटी रिसीवेबल, उसके अलावा दिखा रखा था इसने आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट, एडवांस टू सप्लायर और लोन्स। तो जो जीएसटी रिफंडेबल है, अगर आपको लगता है कि ये पैसा लंबे समय से नहीं फंसा हुआ, 6 महीने 1 साल ही पुराना है, तो आप इसे करंट का पार्ट मान लीजिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट ये चला जाएगा नॉन करंट में, तो करंट के अंदर आया आपका जीएसटी रिफंडेबल, नॉन करंट में चला गया सिक्योरिटी डिपॉजिट। इसके बाद एडवांस टू सप्लायर, ये आपका आ गया करंट में। अगर ये ऐसा पैसा है जो कि 6 महीने के अंदर दिया गया है और इसके अगेंस्ट माल आने की पूरी संभावना है, तो ये बन गया करंट एसेट। और जो चौथा कंपोनेंट था जो कि था लोन, अगर कस्टमर ये प्रूव नहीं कर पाता कि वो लोन लंबे समय के लिए नहीं दिया गया, बहुत जल्दी वापस आने वाला है, तो आप उसे करंट में मान सकते हैं, नहीं तो आप इसे मानिए नॉन करंट में। लोन्स आ जाते हैं नॉन करंट के अंदर। तो इस तरह से हमने ये सारी ग्रुपिंग कर ली है असेट साइड की। तो असेट साइड के मुख्यतः 2 कंपोनेंट हो गए, एक हो गया करंट असेट और एक हो गया नॉन करंट असेट। तो ये था बैलेंस शीट की ग्रुपिंग। एक बार फिर से सम अप कर लेते हैं इस चीज को जो हमने अभी तक देखा कि लायबिलिटी साइड में हमें जो ग्रुपिंग करनी है वो हमें करनी है कैपिटल और क्वासी कैपिटल। उसके बाद सेकेंड पार्ट बनता है लायबिलिटी साइड का लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और तीसरा पार्ट बनता है करंट लायबिलिटीज। हमें इन 3 पार्ट्स में लायबिलिटी साइड की ग्रुपिंग कर लेनी है। असेट साइड में हमें क्या करना है, हमें 2 तरह की ग्रुपिंग करनी है। एक हो जाएगा नॉन करंट एसेट और एक हो जाएगा करंट एसेट। केवल हमें 2 पार्ट्स में ग्रुपिंग करनी है। तो आपकी जो बैलेंस शीट है वो कुछ इस तरह से बन जाती है। अगर हम यहां पर इसको देखें तो हम बैलेंस शीट को इस तरह से बना सकते हैं। ये हमारी होगी लायबिलिटी साइड, ये हमारी होगी एसेट साइड। लायबिलिटी साइड में आ गया आपका कैपिटल, इसके बाद आ गया क्वासी कैपिटल, इसके बाद आ गया लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और इसके बाद आ गया करंट लायबिलिटीज। एसेट साइड में हम करेंगे नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, जिसमें नॉन करंट एसेट्स के यहां करंट एसेट्स लिख दिया मैंने, ये है करंट लायबिलिटीज। और एसेट साइड में हमने देखा यहां पे हम बनाएंगे 2 पार्ट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में हमारे फिक्स्ड एसेट्स नॉन करंट का पार्ट होंगे और कुछ एक नॉन करंट वो हो सकते हैं जो पैसा 1 साल के बाद कस्टमर के पास वापस आने वाला हो, या डेटर्स के केस में 6 महीने के बाद वाले जो डेटर्स, 6 महीने से ज्यादा के डेटर्स हैं, वो सब नॉन करंट एसेट्स का पार्ट बनेंगे और बाकी बनेंगे करंट एसेट्स। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की कि बैलेंस शीट के आइटम्स की ग्रुपिंग कैसे की जाती है। बैलेंस शीट जब कोई कस्टमर आपको देता है तो इसमें हमें यह पता होना चाहिए कि कौन से आइटम को कहां रखा जाए, जिससे हम बाद में उसके रेशियोज ठीक से कैलकुलेट कर पाए। जरूरी नहीं कि कस्टमर जिस चीज को करंट एसेट बता रहा है उसे हमें भी करंट एसेट ही मानना है, या जिस चीज को वो टर्म लायबिलिटी बता रहा है उसे हमें टर्म लायबिलिटी ही मानना है। हो सकता है जो करंट एसेट हो वो एक्चुअली नॉन करंट की नेचर का हो, या जिस चीज को वो टर्म लायबिलिटी कह रहा है हो सकता है वो करंट लायबिलिटी की नेचर का हो। तो इस तरह से हमें ग्रुपिंग को समझना बहुत जरूरी था। तो इस वीडियो में हमने बात की कि बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी और साइड के जो कंपोनेंट्स हैं उसकी ग्रुपिंग कैसे करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रेशियोज कैसे निकालने हैं, रेशियोज को कैलकुलेट कैसे करना है, उन रेशियोज के रिलेवेंस क्या है और क्या रेशियोज हैं जिनको अच्छा माना जाता है और क्या रेशियोज हैं जिनको स्ट्रेस्ड या बैंक फाइनेंस के लिए खराब माना जाता है।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने काम को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।